गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रीडम। तो सबसे पहले फ्रीडम की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रीडम रिप्रेजेंट्स द डिज़ायर ऑफ पीपल टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड डेस्टिनीज एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्टिविटीज़। ये हम सभी ईज़िली समझ सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें फ्रीडम होनी चाहिए। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद बुक में ना कुछ आइडियल्स दिए हुए हैं फ्रीडम के लिए, कुछ एग्जाम्पल हैं कि जिनसे हम सीख सकते हैं कि फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है नेल्सन मंडेला का। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल को बताया है, उनका क्या स्ट्रगल रहा अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट। यहाँ तक कि उन्हें आने जाने की, कहीं घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी। बंडल टाउनशिप थी, यानी उनको कुछ ही स्पेस दिया गया था जहाँ पे वो लोग रह सकते थे। यहाँ तक कि उनको ये भी चॉइस नहीं थी कि वो ये डिसाइड कर सकें वो किससे शादी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में बताई हैं। जो सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है आंग सन सुई कई का। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी फ्रीडम फ्रॉम फियर, और इनके अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो ये जो दो एग्जाम्पल, दो पर्सनैलिटीज़ हमें इस बुक में दी गई हैं, जिससे हमें समझ आता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में फ्रीडम को इनकॉर्पोरेट किया, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। यहाँ पे आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रीडम के ऊपर। आप लोगों की लाइफ को जब कोट करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑथेंटिकेशन ऐड करता है आपके आंसर्स में। फ्रीडम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। दिस इज ऑल्सो फ्रीडम एंड एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, है ना। यही तो फ्रीडम है। अगर आप ऊपर की जो दोनों एग्जाम्पल देखेंगे, लोग इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके ऊपर कंस्ट्रेन लगाए गए थे, है ना, और उन्हें कोई फ्रीडम नहीं थी जो वो करना चाहते थे उन्हें वो करने की। लेकिन का मतलब तो हमने समझ लिया है, लेकिन एक बार ना इनको एनालाइज कर लेते हैं। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है ना। इसके थ्रू हम एग्जांपल देख सकते हैं। इंटरनेट का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी इशू की वजह से कई जगहों पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, या फिर कई ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिनमें मेंशन की गई हैं रिस्ट्रिक्शन थ्रू लॉज। तो ये वाला पॉइंट क्या यहाँ पे डिफाई हो जाता है। तो अगर कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी लाइफ में तो वो क्यों हैं, इसको अब समझ लेते हैं। वाई डू वी नीड दीज कंस्ट्रेंट? इस चीज़ को समझने के लिए ना एक बहुत ही, वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स, इसको ना जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक थ्योरी दी है और उन्होंने बताया है कि कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए लाइफ में, लेकिन कहाँ होने चाहिए, सही तरीका क्या है उन कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने का। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल। ये इन्होंने जो एक ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी, उसमें ये मेंशन है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। यानी कंस्ट्रेंट्स उन जगहों पर होना चाहिए अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को हार्म करता है ना। अब इसमें भी उन्होंने दो डिस्टिंक्शन बताई हैं। कुछ एक्शंस होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी जो हम अपने लिए करते हैं। सेकंड है अदर रिगार्डिंग एक्शन, जो कि अफेक्ट करते हैं दूसरे लोगों को। और एक हो सकता है सीरियस हार्म। माइनर हार्म का एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो उसके लिए हम उसे लीगल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनर पनिशमेंट उसको दे देंगे, जैसे कि सोशल डिसअप्रूवल कर देंगे, है ना। और अगर सीरियस हार्म है तब उस केस में हम उसको लीगल पनिशमेंट दे सकते हैं। चलिए, और ये जो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना, ये भी रीजनेबल होनी चाहिए। और हमने समझ लिया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि अगर आप दूसरे लोगों को हार्म नहीं कर रहे हैं तो आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपके एक्शंस जो दूसरों को हार्म कर सकते हैं उन पर हम क्या लगाएंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है
केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय अ रीज़न। कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए उसके पीछे जो भी गवर्नमेंट लॉज के थ्रू कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम पर लगा रही है। हमने फ्रीडम पढ़ा, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके लिए ना बहुत ही एक अच्छा कोट मिला जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, वो है वोल्टेयर का। वो क्या कहते हैं, आई डिसअप्रूव ऑफ वट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भले ही मैं आपकी बात से डिसअग्री करता हूँ लेकिन आपका राइट है कि आप अपनी बात को कहें, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल उस बुक में दिए गए हैं कि दीपा मेहता जो कि एक फिल्म मेकर हैं, वो चाहती थी एक फिल्म बनाना विडोज इन वाराणसी उनके ऊपर, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। ऐसे ही और भी काफ़ी सारी बुक थी या प्लेस थे, जैसे द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट प्ले था, मी नाथुराम बोलते हैं। इन सभी को क्या किया, इन सभी को बैन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ किसी चीज़ को बैन करना एक इजी सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। उसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि हम पूरी की पूरी फिल्म को नहीं बैन करते। इसी के लिए हमने एक अथॉरिटी बनाई हुई है, दैट इज़ सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन से सीन्स हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है और उनको हम फिल्म से कट कर देते हैं, ना कि पूरी की पूरी फिल्म को हम बैन करें। ये आप अपना ये पॉइंट रख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ असेंशियल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनके थ्रू वो ये प्रूव करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो, नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स, व्हाट अपीयर्स टू अस एज फॉल्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, इफ़ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लूज दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, truth does not emerge by itself, it is only through a conflict of opposing view that truth emerge। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। कोपरनिकस ने जब अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड नॉट द अर्थ, भले ही ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू था, लेकिन अगर ये व्यू नहीं आता तो हमें रियलिटी का पता ही नहीं चलता, है ना। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज इज वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इट इज ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल द टाइम्स। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे हमें दिया गया है, वी कैन नॉट बी श्योर दैट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू बट फॉल्स आइडियाज टर्न आउट टू बी ट्रू लेटर ऑन। ये तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे हम सभी ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लेकिन एक टाइम पे वो ट्रू था, लेकिन बाद में हमें देखा कि और जो बाकी मॉडल्स आए वो उससे ज़्यादा बेटर प्रूव हुए, लेकिन पहले वो ट्रू था बाद में वो ट्रू नहीं था। तो ये चेंजिंग इक्वेशन है विद चेंजिंग टाइम। में यहाँ पे दिया गया है वो है लिबरलिज्म। इसको हम बहुत ही सिंपल वर्ड से में समझ सकते हैं, दैट इज़ टॉलरेंस। भले ही मैं आपकी किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आई एम टॉलरेट इनफ टू लिसन टू यू। लिबरल्स टेंड टू गिव प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल लिबर्टी ओवर वैल्यूज लाइक इक्वालिटी। ये पॉइंट भी इस बुक में दिया हुआ है और उसकी चेंजिंग इक्वेशन भी बताई गई है। ओब्वियसली अगर आप टॉलरेंट हैं तो आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। पहले क्या होता, लिबरलिज्म फेवर्ड फ्री मार्केट एंड मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट, लेकिन अब अगर हम देखते हैं, इट एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इन दो चीज़ों को बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट नेगेटिव लिबर्टी की हम बात कर लेते हैं। इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेन, यानी कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेन आपके ऊपर नहीं लगाया गया है, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेन। इसको आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हैं। नाउ पॉजिटिव लिबर्टी, इट इज़ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, फ्रीडम टू परफॉर्म सच फंक्शंस, राइट। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी दिया गया है, वो है स्वराज का। इसको मैंने अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बीच में इसका कोई रेलेवेंस था नहीं, लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। आज क्या है, उन्होंने दो इसके डायमेंशंस को यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट इज रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर द सेल्फ। जो रूल ऑफ सेल्फ है उसको उन्होंने बताया कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज़ रूल ओवर द सेल्फ, ये महात्मा गांधी जी ने कंसेप्ट दिया था। इट इज़ अ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ।
और ये जो कंसेप्ट है इनका हिंद स्वराज बुक में मेंशन है। तो आप देख सकते हैं कैसे आप चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। जो भी आपको आइडियाज़ अच्छे लगे उनको आप नोट डाउन करें, उनको रिवाइज करें और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।